पर हाजिर हमारे काउंसलर जनाब सीए मुदस्सिर साहब, इंजीनियर इश्तियाक अहमद साहब, इंजीनियर फैजान साहब, इंजीनियर वजिया खान मैम, डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब, डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब, इंजीनियर मुस्तफ़ा रजा साहब, इंजीनियर मुस्तफ़ा रजा साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर मिशन कोचिंग मिस्टर वसीम अहमद साहब, मिशन कोचिंग को डायरेक्टर डॉक्टर मुक़द्दर साहब, हमारे शिक्षक समाज के हमारे सेवारत साथी, हमारे एहतराम के काबिल जनाब मकबूल सर और हमारे एहतराम काबिल जनाब मौलाना इश्तियाक अहमद साहब, इसके अलावा ह्यूमन शेल्टर सोसाइटी, बीएमटी सोसाइटी और यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद नवनिर्वाचित पार्षद जनाब सादिक अंसारी साहब, पूर्व पार्षद जनाब मेहमान अंसारी साहब और इस कोचिंग के संचालक और यहाँ पर हाजिर हमारे तमाम काउंसलिंग कराने अपने बच्चों को लेकर आए सारे गार्जियंस और प्यारे बच्चे, इन सबका मैं यूनुस डॉक्टर यूनुस अंसारी आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आप यहाँ से कुछ अच्छा बेहतर सीख के जाएं और अपने करियर में अपना एक नाम बनाएं। आगे की निजामत के लिए मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे बड़े भाई जनाब असरार हुसैन आगा साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो स्टेज पर आए, प्रोग्राम को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। जनाब असरार हुसैन आगा साहब, शुक्रिया डॉक्टर यूनुस हुसैन साहब। मैं सभी बच्चों का, उनके गार्जियन का और हमारे जो मेहमान हैं, जो हमारे मुख्तलिफ शोबों से, मुख्तलिफ प्रोफेशन से जो हमारे माहिरीन हैं, उनमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं और जुडिशरी से हैं, इस सब का मैं इस्तकबाल करने के साथ साथ उन सभी अफराद का जो इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने में और प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जिन्होंने कई हफ्तों की कोशिश कर रहे थे, और उनको मैं इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारा बच्चा जब 10th क्लास पास करके आता है, 12th क्लास पास करके आता है, तो ये पता नहीं चलता कि आगे उससे किधर जाना है। वो आगे क्या करता है कि एक नॉन प्रोफेशनल कोर्स या ऐसा कोर्स जिसका कोई आगे रोजगार में या किसी और फील्ड में उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलता है, तो बच्चे का सही टैलेंट का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इसलिए इस तरह के काउंसलिंग का इनकाम किया गया और बहुत सी काउंसलिंग होती रहती है, लेकिन मैंने ये देखा है ख़ास तौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में इस तरह के बच्चे पिछड़ जाते हैं और टैलेंट होते हुए भी वो सही फील्ड में नहीं पढ़ पाते। आज हमारा मकसद ये है कि हमारे बच्चों को सही गाइडेंस मिल पाए, उनके माँ बाप को सही गाइडेंस मिल पाए और हम इस चीज़ को यहीं तक नहीं रोकेंगे। हमारे कोचिंग मिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर वसीम साहब हैं, इनकी मदद से हम ये कोशिश करेंगे कि आगे के बच्चों को हर लेवल पर मदद मिलती रहे, हर लेवल पर उन्हें गाइडेंस मिलती रहे, ताकि वो जो उनके अंदर टैलेंट है उसका भरपूर इस्तेमाल हो। मैं प्रोग्राम की शुरुआत के लिए सबसे पहले दावत दूंगा मौलाना इश्तियाक अहमद अंसारी साहब को कि वो आएँ और तिलावत कुरान से हम शुरुआत आइए।
سائلا فأغناه عمن يتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. शुक्रिया मौलाना साहब। मैं बिना किसी और तमहीद के मैं अपने जो इस प्रोग्राम के जो इंतजामिया लोग हैं उनमें मुस्तफ़ा साहब, डॉक्टर हाशिम अंसारी साहब, अता रहमान साहब, मैं उनको दावत दूंगा कि हमारे जो मेहमान हैं उनको बैज लगाने ताकि हमें पहचान रहे कि हमारे मेहमान हैं। उसके बाद फिर मैं अपने मेहमान का एक एक करके नाम पुकारूंगा। बैज आइएगा कराने। इस बीच मैं थोड़ा सा इस मामले में डिस्कशन करूँ कि हमारे पास 10th पास करने के बाद बच्चे के पास अक्सर हम जो जानते हैं वो इतना है कि 10th क्लास के बाद में 12th में उसे या तो वो कॉमर्स लेगा या आर्ट्स लेगा या साइंस लेगा। साइंस में भी 2 स्ट्रीम होती हैं, एक बायोलॉजी और एक मैथमेटिक्स। अभी फिलहाल हमारे मैं समझता हूँ बरेली में और स्कूल होगा तो मैं बैच के लिए दावत दूंगा जनाब हाशिम साहब को, वो हमारे डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब को बैच लगाकर उनका इस्तकबाल करें। हाशिम साहब, मैं डॉक्टर यूनुस हुसैन को दावत दूंगा, वो डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब को बैच लगाकर इस्तकबाल करें। जरूरत नहीं डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब, अता रहमान साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा वो इंजीनियर इश्तियाक अहमद साहब, आबिद भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि वो इंजीनियर फैजान साहब को नफीस भाई की गुजारिश करूँगा जो सीए मुजफ्फर साहब का जो है सीए मुजफ्फर साहब, तस्कीन साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो इंजीनियर मुस्तफ़ा साहब से जो है मुस्तफ़ा रहमान साहब, अच्छा तस्कीन मैडम गाजिया खान साहब, हाशिम साहब इंजीनियर मुस्तफ़ा रहमान साहब से भेज लगाएंगे। अता रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे पार्षद सादिक अली अंसारी साहब के
गाड़ी गाड़ी के लिए गाड़ी ये है इधर है आमिर साहब को गुजारिश करूंगा कि वो आमिर भाई को गुजारिश करूंगा मोहम्मद रेहान साहब को बैग लगाना आमिर भाई मोहम्मद रेहान साहब मेजर मेजर मोहम्मद रहमान साहब मैं यूनुस साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे मकबूल सर को जो है वो बैग लगाए। हमारे मकबूल सर जो है हमारे बहुत से उर्दू टीचर के उस्ताद हैं, वो असतज़ा के उस्ताद हैं और उनकी गाइडेंस अक्सर हम लोगों को मिलती रहती है। अतार रहमान साहब, मैं आपको गुजारिश करूंगा कि मौलाना इश्तियाक साहब से भेज करना। हाशिम साहब डॉक्टर मुख्तसर साहब के यूनुस साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इस कोचिंग के डायरेक्टर वसीम अहमद साहब को भेजना है। हाशिम साहब से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर आफ्ताब साहब जो हमारे बीच मौजूद हैं। हाशिम साहब डॉक्टर आफ्ताब साहब मैं गुजारिश करूंगा कि हाशिम साहब के आरिफ साहब वगैरह मौजूद हैं उनके, और यूनुस भाई से गुजारिश करूंगा कि मोहम्मद नफीस अंसारी हमारे मौजूद हैं। सम्मान की इस प्रक्रिया में मैं कहना चाहूँगा जनाब अतार रहमान साहब के हमारे बड़े भाई जिला
जिला कोषाध्यक्ष और हमारे बहुत ही बेहतर लाइन एग्जाम विभाग प्रधान हुसैन आगा साहब को स्वागत करने का शुक्रिया मौलाना साहब, शुक्रिया साहब। मैं तकवालिया प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करूँगा, मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम शुरू हो जाए और हमारे जो माहिरीन हैं अलग अलग फील्ड में उनको हम आगे बुला लें। मैं जैसे कि बता रहा था कि 11वीं के बाद 12वीं में हमें 4 तरह की ब्रांच बच्चा चूज करता है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस में बायोलॉजी, साइंस मैथ का। लेकिन 12वीं के बाद बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि अब उसे क्या करना है। 10th के बाद अगर बच्चा पहले ही तय कर ले कि उसे क्या करना है, तो 12वीं के बाद वो कंफ्यूजन उसे बहुत कम रह जाएगा। 12वीं के बाद बहुत सी ब्रांचेस निकलती हैं, जिनमें से आप डॉक्टर्स भी बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप प्रशासन में जा सकते हैं, जिनमें DM, SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। उसके साथ साथ पैरामेडिकल में जा सकते हैं, या ब्लड टेक्नीशियन है, या एक्सरे टेक्नीशियन है, या OT टेक्नीशियन है, या कहना चाहिए कि पैरामेडिकल की और भी ब्रांचेज है, नर्सिंग है, उनमें जा सकते हैं। आर्ट्स को बहुत कम समझा जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि बच्चा जो पढ़ने में अच्छा होगा उसे मैथ दिला दी, थोड़ा कम अच्छा हुआ उसे बायोलॉजी दिला दी, उससे कम अच्छा हुआ उसे कॉमर्स दिला दी, और जो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ उसे आर्ट्स दिला दी। लेकिन ऐसा नहीं है, आर्ट्स में बहुत स्कोप होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि टैलेंट के लिए जो है कहीं कोई रुकावट हो, हर फील्ड में उसके लिए होता है। तो मैं सबसे पहले कॉमर्स फील्ड के माहिर मैं कॉमर्स फील्ड के जो माहिर हैं CA मुजफ्फर खान साहब को मैं दावत दूंगा कि वो आए और अपने फील्ड से जो है वो उसके मुताबिक उनको बताएं। हमारा ये प्रोग्राम जो माहिरीन के लेक्चर से शुरू हो रहा है, 11:15 बजे शुरू हो रहा है। हमने एक घंटे का सेशन लिया है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी माहिरीन हैं वो क्योंकि माहिर है इसलिए वो बहुत कम वक्त में कम लफ्जों में इतनी ज़्यादा बात कहने की सलाहियत करते हैं, मुझे तब ना पाइए। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर इतने सारे लोग आए हैं और लोग अपने कैरियर के लिए इतने ज़्यादा अपना कैरियर प्लान करते हैं और समझना चाहते हैं कि किस फील्ड में उनको कैरियर बनाना है। उसके लिए यहाँ अलग अलग तरह के प्रोफेशन से लोग आए हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बहुत तरीके के लोग हैं। तो आप लोगों में जो लोग 12th में कॉमर्स से क्वालिफाई करते हैं 12th, तो उसके बाद आपके मन में ये आता है कि चलो CS करते हैं। अगर मार्केट में कुछ लोगों ने ये रूमर्स बना रखे हैं, ये चीज़ बता रखी है कि बहुत टफ है CA और शायद बहुत काफ़ी मुश्किल होता है और बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत पढ़ना पड़ता है और ये चीज़ क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है, जिसकी वजह से हमारे माशरे के लोग इसमें एंट्री नहीं लेते हैं। और आज भी बरेली में भी शायद मुश्किल से 20 मुस्लिम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी यहाँ पर नहीं है। तो ये जो मिथ है, ये जो हमने गलत फहमी पाल रखी है कि नहीं साहब ये बहुत टफ कोर्स है और ऐसा ये हम क्वालिफाई नहीं कर सकते, अगर 12th में हमारे परसेंटेज कम है तब हमारे लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हम इसको क्वालिफाई आगे नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हम अपना इरादा तोड़ देते हैं कि नहीं हमें ये नहीं करना। मैं अपनी अगर स्टोरी बताऊं तो मेरे 10th में 57% मार्क्स थे और 12th में 79% मार्क्स थे, और CA इंटरमीडिएट में मेरे लॉ में 80 मार्क्स थे, जो कि बरेली में किसी के भी आज तक किसी के भी इतने मार्क्स नहीं है।
जब चाहें अपना अगर मेहनत करने के लिए आगे बढ़े और जब चाहे उसको चीज़ें अच्छे पाथ पर ले जा सकता है। बस उसको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। मुझे भी प्रॉपर गाइडेंस मिली, जो कि मेरे बॉस थे और भी एक दो लोग थे जिनके नाम मैं अभी भी शेयर कर रहा हूँ, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। तो अगर आप लोगों को भी सीए से रिलेटेड ये चीज़ है कि नहीं हो पाता है तो आप मुझसे मिलिए, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस करियर में सबसे अच्छी बात यह है कि आप जॉब भी कर सकते हैं, इवन अपनी प्रैक्टिस, जैसे वकील अपने ऑफिस खोलकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो वो काम भी कर सकते हैं। मैं बाहर भी रहता हूँ, मैं सऊदी अरेबिया में जॉब करता था, 7 साल मैंने वहाँ जॉब की है सीए करने के बाद। तो बाहर भी जा सकते हैं। इस कैरियर में बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग अपने दिमाग से ये जो गलतफहमी है वो निकाल कर इसकी तरफ अगर आना चाहते हैं, बस थोड़ी मेहनत कर लीजिए। मेहनत कौन से प्रोफेशन में नहीं होती ये बताइए? कोई भी प्रोफेशन ऐसा है जिसमें बिना पढ़े आप क्वालिफाई कर जाओ, उसी में से है। बस आपको रेगुलर पढ़ना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरी फर्म का नंबर ले लीजिएगा, आप मुझसे पर्सनली आकर ऑफिस में लीजिए मुझसे, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, ठीक है। और अभी भी मैं यहाँ पर हूँ। आपको अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है इसमें, कॉमर्स साइड से 12 करता है और आगे सीए या सीएस करना चाह रहा है तो मुझसे मिले। शुक्रिया। सर अपना नंबर बता रहे हैं, जो भी डायरी उसको मिला हुआ नोट कर लीजिए। जिसको भी उनकी गाइडेंस की जरूरत मिलेगी ये हर वक्त आपके लिए रेडी है। वो बात में नोट करा दें, अभी बता दीजिए। आप नंबर नोट कर लीजिए, 9897 402 534। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, 9897 402 534। और मैं किसी प्रोग्राम में मैं आपको मैं दावत दूंगा। हमारे डॉक्टर अब्दुल खालिद साहब ने जो सेकेंडरी करने के बाद यहाँ पर एक जाने वाली पहचान है हमारे अंग्रेजी के डॉक्टर्स में, डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी गैदरिंग में जो है स्टूडेंट्स आए और एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए जो है इतनी अच्छी गैदरिंग होना जो है एक ये शो करता है कि अभी भी जो है लोग सीखना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूँ, मैंने MBBS लखनऊ मेडिकल कॉलेज से किया था गवर्नमेंट से, और उसके बाद फिर मैंने MD जो है महाराष्ट्र से किया था, ठीक है। तो मेरी जो स्कूलिंग हुई थी वो पूरी नवाबगंज में हुई थी, और ऐसा नहीं कि जो है बहुत टॉप कॉलेज था, बेसिक कॉलेज था। और मेरी फैमिली में भी कोई ऐसा डॉक्टर वगैरह नहीं था। हम भी जैसे आप आज देख रहे हैं कि जो है इस प्रोग्राम में डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीए इस तरीके से आ रहे हैं, तो हम भी जो है इस तरीके से सुनते रहते थे कि फलाने का बेटा जो है डॉक्टर बन गया या फलाने का भाई डॉक्टर बन गया। उसको देख के सुन के हमारे अंदर भी ये फीलिंग आती थी कि हमें भी जो है कुछ करना है। तो वो
जब तक अंदर से आपको इंस्पिरेशन नहीं आएगी कहीं से, किसी को देख के आप कुछ अपने अंदर जो है वो नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और कोई भी बच्चा अपने आप को ये ना समझे कि जो है मैं ये नहीं कर सकता। बशर्ते कि जो जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी स्टडी की रिक्वायरमेंट है, अगर क्या हम नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है बचपन से जो है जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ऐसी के से, तो उनका जहन बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे जो है स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेते और वो खेलकूद की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, और पेरेंट्स का जब ध्यान नहीं रहता है तो क्या होता है बच्चे जो है यानी खराब होने लगते हैं और धीरे धीरे उनके मार्क्स भी कम आने लगते हैं और उनका स्टडी में इंटरेस्ट भी लगता है। तो मेरा जो एक सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा जो है इंटेलिजेंट भी है, उसके बावजूद भी उसको जो है स्टडी के लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए। कोई व्यक्ति ये ना समझे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं 2 घंटे की पढ़ाई 15 मिनट में आधे घंटे में कर लेता हूँ, तो मुझे जो है 2 घंटे नहीं पढ़ना है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो अगर कोई ये कहे कि एक बच्चा जो है 10 घंटे पढ़ता है और मैं 2 घंटे पढ़ के मेडिकल का एग्जाम निकाल दूंगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई ऐसी तो है नहीं कि जिसका जो है सुपर ब्रेन होगी। तो जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो मीडियम का टाइप होते हैं, यानी मीडियम ब्रेन के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े लो जहन के होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जीनियस से सुपर जीनियस। तो हमें ये मान के चलना है कि हम मीडियम कैटेगरी में आते हैं, तो हमें एक स्टडी में फोकस करना है, हमें उतने टाइम के लिए स्टडी करना है। एक तो पॉइंट ये होगा। अब दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जो अब मान लीजिए किसी बच्चे ने 10th कर लिया या फिर 12th कर लिया, तो कई बार बच्चे जो है ये कंफ्यूज होते हैं कि जो है हम मतलब पेरेंट्स खासतौर से कंफ्यूज होते हैं कि हम अपने बच्चे को किस फील्ड में डालें, कि उसको डॉक्टर बनाएं, कि उसको इंजीनियर बनाएं, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA बनाएं, या उसको लॉयर बना दें, या सिविल सर्विसेज के लिए भेज दें। तो जो आजकल जो माहौल में चल रहा है वो इस समय ये है कि अगर कोई बच्चा मेडिकल में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। तो उसमें उसके 2 तरीके हैं कि या तो बच्चा जो है 12th करने के बाद सोचे कि उसको मेडिकल की तैयारी करनी है, या फिर जैसे उसने 10th पास किया है उसके बाद 11th और 12th में जो है साथ में वो मेडिकल की तैयारी कर सकता है। तो उसका तरीका ये होता है कि जो 11th क्लास के लिए कुछ डमी क्लासेस होती हैं, जैसे कुछ डेली जो है ये ट्रेंड चल रहा है, बरेली में डमी क्लासेस का ट्रेंड है नहीं है मुझे बहुत जानकारी नहीं, शुरुआत हो गई है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब आप अपने बच्चे को 11th क्लास में एज ए डमी एडमिशन दिला दीजिए। उसके बाद क्या होगा, वो 11th का उसका एग्जाम होगा, वो एग्जाम देगा, 12th का एग्जाम होगा, एग्जाम देगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपके बच्चे को वहाँ कॉलेज में रेगुलर अटेंड करना नहीं पड़ेगा। वो क्या होगा कि एक कोचिंग जो मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही है उसमें वो बच्चा आएगा, वहाँ पे उसका एक फाउंडेशन कोर्स चल रहा होगा, उस कोर्स को वो थॉरली स्टडी करेगा। तो वो क्या होगा कि वो एक 11th क्लास में और एक 12th क्लास में 2 साल वो जो है एक फाउंडेशन के तहत जो है वो एक नीट की तैयारी करेगा। तो क्या होगा, जैसे ही वो 12th पास होगा वैसे ही वो नीट का एग्जाम देगा और फटाक सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट मेथड होता है कि जिसमें जो है आपका टाइम भी खराब नहीं होगा और आप जो है फटाक से जो है उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। एक तो ये हो गया, एक ये तो हो गया नीट के लिए। अब सपोज करिए जो है किसी ने ये कहा कि भाई मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाना है, या कई बार लोग जो है ये सोचते हैं कि यार नीट तो बहुत टफ है, तो या फिर नीट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उसके अलावा जो है मतलब MBBS यानी डॉक्टर बनने के अलावा भी जो बहुत सारे जो है नीचे होते हैं, जिसमें जो है BHMS हो गया, होम्योपैथी के डॉक्टर हो गए, यूनानी के डॉक्टर हो गए, आयुर्वेद के डॉक्टर हो गए, BMS हो गए, ठीक है, या फिर BDS हो गए। अब इसमें मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो करंट सिनेरियो में आप अगर अपने बच्चे को BAMS में एडमिशन दिलाना चाहते हैं या फिर BOMS में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो आप प्रेफर करें BAMS में एडमिशन दिलाना, क्योंकि जो आज के टाइम में जो गवर्नमेंट जो मतलब यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है वो आयुर्वेद के लिए ज़्यादा डेवलप कर रही है। तो आप अपने बच्चे को आयुर्वेद में डालें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो आने वाला वक्त है वो आयुर्वेद में ज़्यादा है, ठीक है। और जितने भी जो आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, कई बार क्या होगा आपका बच्चा BMS कर लेगा तो वहाँ उस कॉलेज में वो पढ़ाने के लिए भी यानी कि एज ए टीचर भी लग सकता है, ठीक है, या फिर अपना क्लिनिक स्टैब्लिश कर सकता है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा जो है जब भी कोई हॉस्पिटल खुलता है या फिर कोई भी यानी मेडिकल कॉलेज खुलता है तो जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ डॉक्टर की ही जरूरत पड़ती है।
उसमें डॉक्टर के अलावा जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे यानी कहना चाहिए कि कलेक्टिव स्टाफ होता है या पैरामेडिकल डॉक्टर्स की जो टीम होती है, नर्सिंग की टीम होती है, जिसमें जो है जैसे मैं एमडी करने के बाद मैं एज एनेस्थेटिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट का वर्क करता हूँ, मैं आईसीयू देखता हूँ। तो आईसीयू में कुछ ऐसे जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं जिनका क्रिटिकल केयर में डिप्लोमा होता है, ठीक है। तो वो स्टाफ जो होता है वो क्या करता है, वो 12th पास करने के बाद सीधे जाके जो है क्रिटिकल केयर का डिप्लोमा कर सकता है। तो वो स्टाफ क्या होगा, वो स्टाफ जो होता है वो जो नॉर्मल नर्सिंग स्टाफ होता है उसके मुकाबले हाईली पेड होता है, यानी उसकी सैलरी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो क्रिटिकल पेशेंट को देख रहा है। वो स्टाफ जो है वेंटिलेटर को भी चलाएगा, ठीक है। वो स्टाफ जो है एनर्जी मरीज को जो है कैंप भी लगाएगा, यानी कि ड्रिप भी लगाएगा सारा, यानी कि वो जो होगा वो स्टाफ एम्बुलेंस के साथ भी जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए नीट की तैयारी कर रहा है और अगर तैयारी करते करते वो थक चुका है या हार गया और उसको यानी मेडिकल फील्ड में ही जाना है और कुछ अच्छा करना है, तो उसमें ये भी आप कर सकते हैं कि साइड से आप इन सारे कोर्सेज में भी जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है कहना चाहिए एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है, लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है, ठीक है। जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो लैब बोलते हैं वो किसी भी पैथोलॉजिस्ट के एसोसिएशन में आप जो उसके लैब बोल सकते हो, या फिर जो है मैंने बताया नर्सिंग का तो वही है, साथ में जो है MRI के, CT स्कैन के, ठीक है, ये भी सारे टेक्नीशियन होते हैं। इवन ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो सर्जन को जो असिस्ट करते हैं वो भी जो है वो भी टेक्नीशियन के जो डिप्लोमा होते हैं, ये भी सब 12th पास होने के बाद होते हैं, ठीक है। तो आपके पास में एक वैरायटी ऑफ फील्ड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो सिर्फ आप डॉक्टर बन के ही जाना चाहते हैं, आप दूसरी चीज़ों में जा सकते हैं, लेकिन हर जगह आपकी जो है एक्सीलेंसी की और आपकी एफिशिएंसी की कीमत है। आप किसी फील्ड में जाएं, आप उसमें जो है अपना अगर मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं तो लगन से काम नहीं कर रहे हैं, यानी आप जिस फील्ड में जाएं आपको उस फील्ड की जानकारी होनी चाहिए, आप उसमें प्रॉपर ट्रेन होते जाएं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चों से, और जिस किसी को भी अगर कोई क्वेरी हो तो मेरा नंबर मैं आपको नोट करा देता हूँ, नंबर नोट करिए। अच्छा तो ठीक है, काम बैनर पर जो नंबर नीचे लिखा है आप उसे नोट कर लें, इसके साथ आपको डायरेक्शन शुक्रिया डॉक्टर वालिद साहब, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे बच्चे को बताई। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे ज़्यादातर बच्चे डायरी और पेन लिए सिर्फ बैठे हुए हैं, हमारी छोटी आदत है इस तरह की। तो इसका आप लोग उपयोग करिए। जो बातें आपको बताई जा रही हैं उनमें बहुत सी बातें आपको पता होंगी नो डाउट, लेकिन जो नई बातें निकल के आ रही हैं उसको आप नोट डाउन करिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है उस क्वेश्चन को आप नोट करिए और क्वेश्चन आप यहाँ स्टेज पर जमा कर दें, या जो हमारे लोग घूम रहे हैं इंतजामिया इनको दे दें। आपका क्वेश्चन यहाँ पर आएगा और आपके सवाल का अच्छा बेहतर जवाब दिया जाएगा। एक बात और आप और समझ लीजिए, जो हमारे दाईं तरफ जो शहर के प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनसे मिलने के लिए आपको 5 मिनट मिलने के लिए 300 रुपए से लेके 800 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, है ना। तो उन्होंने जो वक्त दिया है उस वक्त की कदर करिए, उस वक्त की कदर करिए और ज्यादा से ज्यादा इनकी बात को ध्यान से सुनिए, नोट करिए। डॉक्टर खालिद साहब, ये डॉक्टर यूनुस हुसैन, ये तो सही बात है कि हमारे साथ जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, जो माहिरीन हैं, जिनमें डॉक्टर इंजीनियर हैं, ये लोग सब अपना बहुत कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। और हकीकत यह है कि इससे इनके चैम्बर में घुसने के लिए हमें 300 से 500 800 रुपये का पर्चा बनवाना पड़ता है, तो हमसे 5 मिनट के मशवरा मिलते हैं। वो आज हमें इतना वक्त दे रहे हैं जिसका हम भरपूर फायदा उठाएं। मैं डॉक्टर खालिद साहब को जानता हूँ, उनका स्ट्रगल भी मुझे मालूम है, मैं फैमिली भी जानता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग आए हैं, बड़ी स्ट्रगल करके आए, बड़ी मेहनत से आए, लेकिन ये कहीं हम आपके बीच से ही हैं। जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं
कभी खालिद साहब भी अगर इनका बचपन का फोटो देखेंगे तो इनके फोटो जैसे मुख्तलिफ नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि हमारे इन्हीं बच्चों में से हैं। और इनमें जज्बा भी इसलिए ये है कि हमारे इन बच्चों में से हो सकता है कुछ डॉक्टर, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। मैं इसी सिलसिले में हमारे दावत दूंगा हमारे डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब MBBS MD, और मैं चाहता हूँ कि डॉक्टरी के फील्ड के हमारे सब माहिरीन स्पेशलिस्ट आकर यहाँ पर बताएंगे, ताकि आपको उससे जो है एक फील्ड के बारे में जो है वो डिसीजन लेने का मौका मिलेगा। आप नोट करते जाइएगा, कोई दिक्कत है, परेशानी है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उन क्वेश्चंस के बारे में, उन क्वेरीज के बारे में बात में स्पेशलिस्ट के जरिए हम आपको आपकी जो शंकाएं हैं उनको दूर किया जाए। आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन। मैं जैसा कि भाई साहब ने अभी मास्टर साहब ने बताया, मेरा तारुफ किया, मुझे डॉक्टर मुजीबुर रहमान कहते हैं और मैं आपके पास में ये बरेली के कस्बा है शीशगढ़, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। डॉक्टर खालिद साहब मेरे साथियों में हैं, हम लोग 12th के ऑलमोस्ट साथी हैं, और मेरा भी MD जो है महाराष्ट्र से ही है, नायर मेडिकल कॉलेज मुंबई में है, वहाँ से ही मैंने MD किया। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है जिस निस्बत से ये मुनाकिद किया गया है, कैरियर गाइडेंस, तो जैसा कि सर ने बताया कि हाई स्कूल के बाद में या 12th के बाद में ये जो मामला बच्चों के साथ दरपेश आते हैं कि भाई हमने किस फील्ड में जाना है, कैसे कैरियर का इंतखाब करना है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जिस फील्ड को आप इस लेवल पे सेलेक्ट करेंगे वो आपकी ज़िंदगी उसी फील्ड के साथ तमाम आपने गुजारनी है। अगर आप एक सब स्टैंडर्ड चीज़ की तरफ जाएंगे तो यकीन करें तमाम ज़िंदगी आपको उसके साथ ही गुजारनी पड़ेगी। और ये जो वक्त चल रहा है, ये दौर हाजिर में, ये सब स्टैंडर्ड चीज़ों के साथ जीने का वक्त नहीं है। आपको एक्सेल करके अपने फील्ड में महारत हासिल करनी है ताकि दुनिया उसकी कदर करे। तो एक तो ये पॉइंट आता है कि भाई हमने किस तरीके से इंतखाब करना है अपने कैरियर का। इस स्टेज पे बच्चों के जहन में बड़े सवाल होते हैं। जैसे कि मेडिकल के ताल्लुक से अगर मैं चीज़ें कुछ कहूँगा आपके सामने, तो ऑलमोस्ट डॉक्टर खालिद साहब ने वो चीज़ें जो है वो यहाँ पे सारी बड़ी कंसाइज फॉर्म में रख दी कि किस तरीके से मेडिकल स्ट्रीम में आने के लिए आपको मेहनत करनी है, किस तरीके से नंबर ऑफ़ फील्ड्स जो हैं जो बाइफरकेट होते हैं, कौन कौन से फील्ड हैं, सब स्पेशलिटीज़ क्या क्या है जहाँ पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि जिससे आज उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है कि हम अपने बच्चों के अंदर ये कैरियर गाइडेंस से पहले ये जो तालीम है उसके ताल्लुक से हम ये ज़रूर उनके अंदर शऊर पैदा करें कि बेसिकली इसका मकसद क्या है। हमारा मकसद तालीम के ताल्लुक से अगर मैं बहुत कंसाइज करूँ तो हर ज़माने में, अब जब से तालीम का सिलसिला शुरू हुआ है और आज तक हर फील्ड को रीडिफाइन किया जाता है तकरीबन 50 साल 40 साल के बाद। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एज ए डॉक्टर अगर मैं ये बात करूँ, कुछ दवाएं आपने सुनी होंगी, साहब ये दवाएं 20 साल पहले बड़ा अच्छा काम करती थी, आज ये बैन हो गई क्योंकि ये फ़ायदे का नुकसान ज़्यादा कर रही हैं। इसी तरीके से तालीम के ताल्लुक से भी आपको ये पता होना चाहिए कि इस फील्ड को भी 40-50 ईयर्स में रीडिफाइन किया जाता है कि कौन कौन से दौरे हाजिर के तकाजे हैं वो शामिल किए जाएं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं इनको हटाया जाए। लेकिन 3 चीज़ें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, तालीम हासिल करने के बाद जो उसका आउटपुट है, जो उसका रिजल्ट है, वो 3 चीज़ें ऐसी हैं जब से इसकी शुरुआत हुई है आज तक माहिरीन इस पर मुत्तफिक है कि ये 3 चीज़ों को तब्दील नहीं किया गया है, बल्कि ये उसकी रूह है।
उसकी सोल है। पहली चीज़ ये है कि तालीम लेने के साथ में अगर तालीम का जो रिजल्ट है वो ये है, मैं उसको ABC के फॉर्म में 3 C's के फॉर्म में डिफाइन करूंगा। आप उससे वाकिफ होंगे कि पहला C है कैरेक्टर, यानी कि आपका किरदार। तो किरदार के ताल्लुक से क्या है कि साहब सबसे पहली बात ये है कि एज ए मुस्लिम हमें ये बताया जाता है कि हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। इस्लाम इसको एक लाइन में डिफाइन करता है कि मोमिन वो है जो कि क्या करता है, सोसाइटी में बुरे कामों को रोकता है, अच्छाइयों की दावत देता है। तो ये एक बेसिक कैरेक्टर है हमारा, लेकिन इस पर मेहनत होना अभी बंद हो गई है क्योंकि माहौल जो है उस तरह का है कि हम बहुत ही मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ चल पड़े हैं। हमने कहा जैसे कि बच्चे 10th में 12th में तो करियर का जब वो इंतखाब करेंगे सबसे पहले क्या ज़हन में आता है, यार किस फील्ड में पैसा ज़्यादा है, ठीक है, कौन से वाले फील्ड से मुझे बढ़िया नौकरी मिलेगी, यार मैं तो MBA करूंगा तो IIM से करूंगा। यानी ये बिल्कुल क्या कीजिए, आपको 50 लाख रुपए महाना मिलेंगे, 1 करोड़ रुपए महाना मिलेंगे, 1 साल में मिलेंगे, इसे कोई नहीं रोकता है आपको। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आप इस चीज़ के साथ, जो मैं कैरियर के साथ में बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर की, तो मुसलमान पर दोहरी जिम्मेदारी आयद है कि वो अपना कैरेक्टर बनाए, अपना करियर बनाए, साथ में सोसाइटी को भी साथ लेकर चले। तो ये जहन हमने इन बच्चों के अंदर पैदा करना है। सिर्फ इस तरफ ये लेके नहीं जाना है कि साहब आपने डॉक्टर बनना है, बहुत पैसा है। नो डाउट हम सब मीडियम फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो बच्चों के अंदर एक प्रेशर रहता है कि अरे यार मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे जो है तालीम हासिल करनी है, अपने गरीब माँ बाप को उठाना है, अपनी फैमिली को जो है अपलिफ्ट करना है और मैंने पैसे बनाने हैं। लेकिन पैसे बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने कैरेक्टर के साथ में आगे बढ़ें। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को खो दें। ऐसा ना हो कि हम एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएं, बहुत अच्छे जो है इंजीनियर और बहुत अच्छे CA बन जाएं, लेकिन अखलाकियात को भूल जाएं। लोग हमारे पास आए तो कहें कि अरे यार इसका तो तालीम में इस शख्स का कुछ बिगाड़ा ही कोई नहीं है। ये तो ये तालीम याफ्ता होकर के भी डिग्री लेके बैठा हुआ है, DM हो गया, MD हो गया, बात करने का शौर नहीं है। लगता है बात करता है तो काट खाने को दौड़ता है, या फिर उसको ऐसा नहीं है कि डिग्री पाकर हमें कोई तकब्बुर और गुरूर हो जाए, हम ये कहें साहब ने बड़ा कमाल कर दिया, हम DM बन गए। तो उस DM बनने से पहले आपका एक बेहतर इंसान बनना बड़ा जरूरी है, जो आपके और मुआशरे दोनों के लिए फायदेमंद है। और तभी हम अपनी दीन की साथ साथ दावत का काम भी अपने अखलाक से दे सकते हैं। पहली चीज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मेरी नज़र में, मेरा यकीन है कि सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है आपका ईमान, जो आपको कॉन्फिडेंस में लाता है। यानी अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना कि राज़िक वो है, रिस्क देने वाला वो है। अगर मैं डॉक्टरी करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन करूं और मुझे टेबल के नीचे से एक 50,000 के पैकेट आ जाए रिश्वत के फॉर्म में, तो ये मेरा हाथ कौन रोकेगा इसको अपनी जेब में रखने से? ये कैरेक्टर रोकेगा जो मेरे वालिदैन ने, मेरे माशरे ने, मेरे मजहब ने जो है मेरी ज़ात के अंदर वो चीज़ें पैदा की हैं कि ये हराम है, मैंने इसको नहीं लेना है। तो यकीन करें कि आज ये वो वक्त है जब इनके जहनों में हमने ये चीज़ें सीडअप करनी है कि अगर हमने इनको हलाल और हराम की तमीज़ नहीं कराई तो कल जाकर इनका कोई हाथ नहीं रोक सकता। ये इतनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ जाएंगे, आप कहेंगे आपके बच्चे बड़े कामयाब हो गए। ऐसा होता है? 1 करोड़ रुपए महाना कमा रहा है और बाप को जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, बाप को पड़ोसी दफन कर रहा है, बाप को इंतकाल हुए जो है सालों गुजर गई, उसने कब्रिस्तान का मुंह नहीं देखा। ठीक है, तो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाइए, खूब मेहनत करिए। लोग कहते हैं आधी रोटी कम खाएं, बच्चों को पढ़ाएं, ये शऊर पैदा करें, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें हलाल और हराम में तमीज कराएं, अच्छाई और बुराई में तमीज कराएं, कैरेक्टर को डिफाइन करें। पहली चीज। दूसरी चीज है क्रिएटिविटी, यानी कि जिद्दत पसंदी। ये जो फैन चल रहा है, ये माइक है, ये बल्ब है, ये सब किसने दिए हैं? किन लोगों ने दिए हैं? जो लोग जिद्दत पसंद थे, जो लोग अपने फील्ड में अलग अप्रोच रखते थे, अलग तरीके से सोचने का उनका जहन था, वो लकीर के फकीर नहीं थे। जैसा कि हमारे किसी शायर ने कहा है कि हम खुद तराशते हैं मनाजिर संग नील, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। तो
ये इस्लाम का पर्सपेक्टिव है। इस्लाम कहता है, यानी मैं आपको मेडिकल एज में लेके जाता हूँ, एक पर्सन, अभी जाके गूगल करिए, मूसा इब्ने नफीस, एक पर्सन एक वक्त में वो बेहतरीन कौन है, डॉक्टर है, फिलोसफर है, एस्ट्रोनॉमिस्ट है, मैथमेटिशियन है, एक वक्त में बेहतरीन आलिम है, एक ही शख्स। आप कहेंगे ये क्या है, मैं तो देखिए ये बहुत सुपर स्पेशलाइजेशन का दौर है, स्पेशलाइजेशन छोड़िए, ये सुपर स्पेशलाइजेशन का दौर है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि अभी मैं प्लेन एमबीबीएस करके बैठूंगा तो ये हालात दूसरे हैं, एक एमडी करके बैठूंगा तो हालात दूसरे हैं, डीएम करके बैठूंगा तो हालात दूसरे हैं। लेकिन मैं इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि एक ही शख्स में अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ों को रख दिया और उस शख्स ने मेहनत करके उन चीज़ों को अपने अंदर समो लिया, तो आपकी जो सलाहियतें हैं वो लामहदूद हैं, आप उनको महदूद मत करिए, आप क्रिएटिव होकर सोचना सीखिए। क्योंकि मैं आपसे सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ, आप डिग्रियाँ इकट्ठी कर लेंगे। मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे मामला में देखता हूँ, लोगों को आजकल आते हैं, इंटरव्यू देने आते हैं बच्चे, 2-2, 4-4, 5-5 डिग्रियां पास में हैं, लेकिन यकीन करें जो लाइफ का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, आप उन पर बात करिए, बिल्कुल जीरो मेडल, कोई उन्हें उस बात की कोई जो है समझ ही कोई नहीं है। वो कहते हैं भाई ये डिग्री है साहब हमारे पास, नो डाउट इसकी कदर है, लेकिन अब आने वाला वक्त ऐसा है, आप अभी भी चले जाइए दिल्ली, ऐसा बहुत होता है कि आप एमबीए करे गए हैं साहब और एक बच्चा 12th करे गया हुआ, उसकी पर्सनालिटी, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच, उसका डिटर्मिनेशन, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें आपसे इतनी बेहतर है कि वो कंपनी वाला उस एमबीए वाले को साइड रखता है, चलो इधर आ जाओ और तू इधर आ जा, 5,000 रुपये 10,000 रुपये तेरे को ज्यादा दूंगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच का बंदा है, ये फील्ड में जब उतरेगा तो मुझे काम ला के देगा। तो असल ये वक्त जो आने वाला है वो आने वाला है कि आप इसके साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ जाएं। ये दूसरी चीजें क्रिएटिविटी अपने अंदर पैदा करें, अपनी जहन को महदूद ना करें कि भाई सिर्फ हो गया बस इतना ही करना है, इसी कुएं की मेंढक बन के रहना है। आप चीजों को, जो भी जिद्दत की चीजें हैं, इंटरनेट है, एक बेहतरीन दुनिया है, लेकिन सही इस्तेमाल किया जाए तब। मैं उस पर बाद में आऊंगा सिर्फ 1 मिनट के लिए। तो पहला कैरेक्टर, सेकेंड वन इज क्रिएटिविटी एंड थर्ड वन, फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंस, सेकेंड वन इज क्रिएटिविटी एंड थर्ड वन इज कैरेक्टर। अब कैरेक्टर की जहां तक बात आती है तो हमें कुछ जो है बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ही कोई नहीं है। कुरान से फिर हमें जाके जो है रहनुमाई हासिल करनी है। कुरान कहता है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल अंदाज में, दुनियावी तौर पर माहिरीन के नजरिए से। वो कहते हैं कैरेक्टर डेवलप करने के लिए सिर्फ 2 चीजें हैं, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम का होना और दूसरा जो है किसी रोल मॉडल को जो है आपने उसको फॉलो करना। तो स्ट्रॉन्ग सिस्टम कहाँ है? ये आपका है अशातिज़ा का, ठीक, घर का, सोसाइटी का, अपने बड़ों का, ये एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो आपको एक अप्रोच दे रहा है। ये यहाँ से आपका कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। सेकेंड वन क्या है? जो उस्वा हसना है, यानी कि जो बेहतरीन मॉडल है वो कौन है? आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है। तो हम जब उस पर स्टडी करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जब रीड करेंगे, तो आप जब देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी कैसे गुजारी, हर फील्ड में आपके लिए नमूना मौजूद है, मुझे कहने की जरूरत ही कोई नहीं। लेकिन सवाल ये कि हम सब इतने लोग यहाँ बैठे हुए, मैं आपसे बिल्कुल बहुत जो है जिम्मेदारी से ही बात कर रहा हूँ। अभी जो है शायद ही रमज़ान के अलावा हम 1 घंटे के लिए कुरान और जो है तफसीर को या फिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम रीड करते हैं। इवन कि रिटायर्ड पर्सन भी नहीं करते साहब, मैंने तो ये देखा, वो भी दिन भर अपने जो है उनकी शुगली अलग है, उनकी मसरूफियात ही अलग ही मसरूफियात। तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है और साथ में हमें एक माहौल पैदा करने की जरूरत है। तो तीनों चीज़ों की मैं रिपीट कर रहा हूँ, तीनों चीज़ों पर काम करने की जरूरत है। ये कैरियर काउंसलिंग यकीन करें कि बहुत बेहतरीन स्टेप है। लाइक मुबारकबाद है वो लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया है। और